आज एपी के दूसरे चैप्टर में हम आगे के सवाल लगाएंगे। पहले चैप्टर के कुछ सवाल हो चुके थे, तो सबसे पहले हम कुछ सवाल लेते हैं। यदि एपी के कोई एपी है, एपी के n पदों का योग Pn प्लस Qn स्क्वायर है, तो श्रेणी ज्ञात करो, और या किसी पद का योग तो श्रेणी ज्ञात करो, और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब Sn दिया हो और Tn ज्ञात करना हो। जब Sn गिवन हो और Tn को फाइंड करना हो, तो सीधा इसका सूत्र है Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी n पदों के योग से n माइनस 1 पदों का योग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें आपको Sn कितना गिवन है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। इसमें से हम घटाएंगे Sn माइनस 1, तो n की जगह यहाँ पर रखा जाएगा n माइनस 1, Qn माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर में मिलेगा। इनफैक्ट दो प्रमेय होती हैं, हम उन्हीं पर बात करना चाहेंगे। पहले प्रमेय ये होती हैं कि कोई भी श्रेणी दी हो, किसी श्रेणी का कोई भी श्रेणी हो APGP, यदि किसी श्रेणी का n पदों का योग, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग Sn n में दो घात के व्यंजक में हो, यानी n में पॉलिनोमियल हो और n में दो घात हो, इस रूप का हो Bn प्लस C। अगर ये दो घात में है n, तो ये हमेशा क्या होगी, AP होगी। और Tn अगर लीनियर फॉर्म में दिया है तो भी AP होगी। ये थ्योरम होती है, यानी अगर Tn इस फॉर्म में दिया है किसी भी सीरीज का, तो वो सीरीज AP होगी, और Sn इस फॉर्म में है तो भी AP होगी। दोनों प्रमेय हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपको याद भी रखना है कि किसी श्रेणी का n पदों का योग अगर n के टर्म्स में गिवन है और n में दो घात के रूप में दिया है, तो AP होगी वो सीरीज, और Tn अगर एक घात में है तो भी AP होगी। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, और इस पर जितने भी सवाल बनते हैं आप कर लेंगे। पिछले टर्न पे हमने सूत्रों की ही बात की थी, तो सूत्र मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ। a प्लस डी, a प्लस 2d, ये जनरल AP होती है। इसका Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म गिवन हो, यही क्या हो जाएगा, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या होता है, लास्ट टर्म। अंतिम पद a क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। n है नंबर ऑफ टर्म्स, n पदों की संख्या, या जो भी पद की बात हो रही, और d होता है सर्वांतर। तो सर्वांतर तो हम किसी जस्ट अगले वाले पद में से पहले वाला घटा देंगे, तो सर्वांतर का हम जनरल फार्मूला ये भी कह सकते हैं कि n में से n में पद से n माइनस 1 पद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d मिलेगा। और n की वैल्यू हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख देंगे तो T2 माइनस T1, n3 रख देंगे तो T3 माइनस T2। ये सब क्या होते हैं, d के इक्वल होती हैं। किसी भी पद को घटा के आगे वाले में से हम d को फाइंड कर सकते हैं। ये सूत्र था। और फिर इसके बाद था n पदों का योग। n पदों के योग में फॉर्मूला आपने देखा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अंतिम पद दिया हो यही, तो ये हो जाता था n/2 a प्लस n। तो इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं चाहें तो। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमें मान लीजिए इसको ऐड करना है, फार्मूला हम देखते हैं। तो हमने मान लिया सम a ऐसे, हमें इसे ऐड करना है a प्लस डी, a प्लस 2d, और nth टर्म होगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको हमें ऐड करके सूत्र लाना है जो, तो आप ऐस मान लेंगे इसे, और इसी सीरीज को आप उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ से उल्टा करके लिखेंगे तो अंतिम पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आएगा। फिर अगला वाला होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी,
और सबसे अंत में यहाँ क्या आएगा ए, उसके पहले होगा ए प्लस डी। अब इसे ऐड करेंगे तो एस एस क्या हो जाएगा 2s। अब हम यहाँ पे टर्म का ध्यान देना है कि ये एक टर्म आना है इस तरह ये, और यहाँ ये पूरा, इधर ये एक टर्म है, ये है और ये है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जोड़ा जाएगा फिर ये और ये, तो ये भी कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह अगर देखा जाए तो सारे टर्म में यही आएगा। मैं आपको सूत्र बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ भी आएगा आपका आखिरी में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिकली कितनी बार मिलेगा ये चीज़ हमें n बार मिलेगी। इधर ये n बार रहेगा तो n बार इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और इधर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपका सूत्र निकल जाता है जिस तरह आपने n टर्म जनरलाइज किया था। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम देखते हैं और उसको प्रूव भी करते हैं। थ्योरम पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि यदि ए व बी के बीच n समांतर माध्य पद a1 a2 a3 और an हैं तो सिद्ध करो a1 प्लस a2 प्लस a3 और डॉट डॉट प्लस an इक्वल टू होगा, यही प्रूव करना है हमें n बाई 2 a प्लस b। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकली भी हम बोल सकते हैं। और थ्योरेटिकली इस तरह रहेगा कि यदि किसी ए पी के दो पदों के मध्य n समांतर माध्य पदों का निवेश किया जाए तो सिद्ध करो उनका योगफल, यानी ये इनका योगफल उन दो राशियों के समांतर माध्य का n गुना होता है। वो दो राशियों का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, और इसका n है। थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे तो 2 टर्म 4 टर्म 6 टर्म कुछ भी रखे जाएंगे, बीच में 2 गिवन होंगे। तो हम n के लिए देखते हैं, ये थ्योरम है। तो हम दो राशियों के बीच कितने भी टर्म रखें और उनका सम फाइंड करना हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं। माना ए व बी दो राशियाँ हैं, इनके बीच n समांतर माध्य पद हैं a1 a2 a3 an। तो सबसे पहले ये ए पी में होंगे, ये तो क्लियर है, समांतर माध्य पद रखें। प्रथम पद कितना होगा a, यानी फिर a का मान a ही रहेगा यहाँ, और अंतिम पद l का मान क्या होगा b। और पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या n प्लस 2 होगी, क्योंकि 2 थे और n आपने इंसर्ट करेंगे तो n प्लस 2 पद होंगे। यहाँ आपको d निकालना होगा हमेशा, और d आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, श्रेणी का d सर्वांतर। तो l कितना है b, a का मान a है और n की वैल्यू है n प्लस 2 इंटू डी। तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये किसकी वैल्यू रहेगी, d निकल आएगा। ये d फिर हम यहाँ a1 a2 a3 n की वैल्यू में पुट करेंगे। अब हमें यही निकालना है, a1 a2 a3 की वैल्यू, फिर इन्हें ऐड करके ये लाना है। अगले पेज में चलते हैं। d की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए a1 a2 a3 और सबसे अंत में an। इसको ऐड करना है। a1 जो है आपने ये लिखा था a और b, इनके बीच में आपने इंसर्ट किए थे a1 a2 a3 n टर्म्स। तो a1 की अगर हम बात करें इसकी, a1 कौन सा टर्म होगा इस सीरीज का, दूसरा। और दूसरे टर्म की वैल्यू a और d के टर्म्स में क्या होती है, a प्लस डी। a2 कौन सा टर्म है, तीसरा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस 2d। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही है कि जो a1 a2 a3 जो माध्य पद हैं उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना होगा कि जो पहला समांतर माध्य पद है वो श्रेणी का दूसरा पद होगा, और अगर दूसरा पद होगा तो इसकी वैल्यू ये होती है। ये तीसरा होगा a2, तो इसकी वैल्यू ये। या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सफिक्स में है ये d का गुणांक बनेगा हमेशा। यहाँ 3 है तो ये क्या बनेगा, a प्लस 3d। तो an क्या आएगा, फिर a प्लस n, ये ध्यान देना, ये n है तो इधर n आएगा। अब हम इसको रखते हैं, तो a1 की वैल्यू a प्लस डी बाद में रख देंगे, a प्लस 2d इस तरह रखते जाएंगे। सबसे अंत में है a प्लस nd। अब इसे ऐड करना है, तो a कितनी बार मिलेगा, n बार, तो ये n हो जाएगा।
और बाकी में डी कॉमन लीजिए तो बचेगा 1 + 2 + 3 और कहाँ तक n तक। अब हमें इसे ऐड करना होगा AP से और डी की वैल्यू रखनी होगी, तो ये आगे आएगा NA प्लस डी की वैल्यू थी B - A/n+1 और इधर इसकी वैल्यू 1 + 2 इस जोड़ेंगे तो ये आएगा n/2 A + L यानी 1 + n ये आएगा। अब n+1 कैंसिल और n कॉमन लीजिए या n/2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 2A + B - A, ये यही आएगा n × A + B/2, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। जीपी में भी इसी तरह के थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ गुणा होगा। तो फिलहाल ये पी का देख रहे हैं। अब कुछ सवाल और लेते हैं पी के, जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। यदि किसी एपी में, कोई एपी है, किसी एपी में PTP बराबर Q × TQ, तब सिद्ध करो TP + Q = 0। क्या मतलब हुआ इसका? थ्योरेटिकली सवाल को ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि किसी एपी में, यदि समांतर श्रेणी में किसी एपी में पीवें पद का p गुना, पीवें पद का p गुना क्यूवें पद के q गुने के बराबर, q गुने के बराबर हो, तो सिद्ध करो p + q पद शून्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, अननोन 2 होते हैं यहाँ A और D, तो इसका मतलब एक सही हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें क्या गिवन नहीं है, यहाँ A और D, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद P है और सर्वांतर Q है, सर्वांतर D है, सॉरी। तो प्रथम पद कितना माना, P नहीं, A और सर्वांतर D, तो पीवां पद क्या होगा? अब हम कंडीशन में रखते हैं पीवें पद का p गुना, तो पीवां पद होगा A + P - 1 × D, ये पीवां पद है, इसका p गुना मतलब p का गुना बराबर क्यू में पद का q गुना, तो q गुणा क्यूवां पद यानी A + Q - 1 × D। ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें निकालना है TP + Q। इसको सूत्र से तोड़िए, n की जगह P + Q आएगा, सूत्र होता है A + n - 1 × D, तो इधर क्या होगा, n की जगह आएगा P + Q, तो हमें ये वैल्यू अब निकालनी है। और जब एक ही इक्वेशन गिवन हो, ये एक ही इक्वेशन दी है, तो इसका मतलब है हमें वैल्यू इकट्ठी पूरी मिलेगी थोक में, क्योंकि 2 वैल्यू यहाँ से नहीं निकल सकती, तो इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू हमें सीधे 0 मिलेगी यहाँ से। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो गुणा करिए अंदर P का, AP + P² - P × D बराबर AQ और Q² - Q × D। A को इधर लाइए, Q को A कॉमन लीजिए, P - Q, और D वाला टर्म भी यहाँ लाइए और D कॉमन लीजिए, P² - P - Q² + Q बराबर 0। अब P - Q से सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे, इसको और इसको पहले मर्ज कर देंगे, ये फिर P - Q से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड P - Q से डिवाइड करेंगे तो इधर ये कट जाएगा और इधर आएगा P + Q - 1 × D और बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, A + इतने की 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा इधर 0। तो जब भी पीवें पद का p गुना क्यूवें पद के q गुने के बराबर हो तो P + Q पद शून्य होगा। इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, वो इस तरह जैसे यदि एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यदि किसी एपी में 8वें पद का 8 गुना, 8वें पद का 8 गुना 7वें पद के 7 गुने के बराबर हो, तो 15वां पद बताओ एपी का। तो आप इसका आंसर अब बिल्कुल डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने किया था PQ के लिए, तो हमने P + Q किया था। इधर हमने क्या किया, P की वैल्यू कितनी है
8 और Q की वैल्यू 7। तो P प्लस Q क्या होगा फिर? TP प्लस Q होगा आपका T15, यानी हमें सीधे सीधे गिवन था PTP एक P 8 था और Q 7 था, तो 15वां पद 0 होगा। तो इसी पे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं PQ की वैल्यू रख के। तो P प्लस Q पद हमेशा शून्य होगा। यहाँ 8 7 था तो 8 7 15, 15वां 0 हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि यदि किसी एपी में P पदों का योग Q पदों के योग के बराबर है, Q पदों के योग के बराबर है, तब P प्लस Q पदों का योग बताओ। तब P प्लस Q पदों का योग बताओ। तो इसका भी 0 आएगा और इसको थ्योरेटिकली तो ये हो गया, और उस तरह न्यूमेरिकली भी इसको पूछा जा सकता है। तो अथवा करके मैं उसको भी लिख देता हूँ। यानी इस तरह दिया हो कि जब किसी एपी में SP बराबर SQ हो, SP बराबर SQ, तब सिद्ध करो SP प्लस Q क्या होगा? 0। ऐसे भी पूछा जा सकता है। यानी SP इक्वल टू SQ है तो SP प्लस Q को 0 प्रूव करना है। ठीक है, श्रेणी एक ही। क्या करेंगे? जो कंडीशन दी है उससे आगे बढ़ के और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, श्रेणी एक ही है तो SP बराबर SQ को आगे बढ़ाएंगे और फाइंड हमें करना है ये SP प्लस Q। तो इसको तोड़ लेते हैं n/2 से। n की वैल्यू क्या है? P प्लस Q। क्या बनेगा फार्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या आएगा? P प्लस Q। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए और डी वैसे तो हमें दो अननोन है, ये ए और ये डी, लेकिन इक्वेशन एक ही गिवन है, श्रेणी एक ही है, तो ए और डी सेम रहेंगे। सबसे पहले आप वही मानेंगे, माना ये यहाँ से उत्तर है, माना ए पी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो एस पी क्या होगा? P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर इधर Q/2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इकट्ठा वैल्यू रख देंगे, Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P को अंदर भेजिए और फिर ट्रांसफ़र करिए। तो 2AP और P स्क्वायर माइनस P इंटू डी बराबर 2AQ Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी। ठीक, अब 2a कॉमन लीजिए, P माइनस Q, डी कॉमन लीजिए और सबको यहीं लाइए, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। मैं एक लाइन डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पक्षांतर करके देख लेंगे। अब यहाँ और यहाँ P माइनस Q से भाग होगा। जब P माइनस Q से भाग दे देंगे बोथ साइड तो क्या बचेगा? 2a प्लस, इधर बचेगा P प्लस Q, इधर -1 और इंटू डी, और बराबर में क्या है? 0। ये देखिए पूरी वैल्यू हमें ये मिल गई। इसकी वैल्यू क्या है? 0, और वो 0 हम यहाँ रख देंगे इधर ये, और जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इतने पूरी की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। ये इसकी वैल्यू ये 0 उठा के यहाँ रख देंगे तो P प्लस Q/2 इंटू 0, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना है, और एक ही इक्वेशन हो तो समझ जाइएगा कि वैल्यू यहीं से निकलेगी। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है तो उसको भी लेते हैं। तो चलिए, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर लेंगे सब लोग। यदि किसी एपी में P पदों का योग Q व Q पदों का योग P हो तो सिद्ध करो P प्लस Q पदों का योग
सिद्ध करो पी प्लस क्यू पदों का योग माइनस पी प्लस क्यू होगा। ठीक, ये इसी को हम उस तरह भी लिख सकते हैं नोटेशन के रूप में अथवा करके, तो इसको भी देखते चलते हैं। किसी एपी में ये हो रहा है, यानी अगर हम बात करें सीधे सीधे कि यदि किसी एपी में एस पी बराबर क्यू व एस क्यू बराबर पी, तब सिद्ध करो एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू। ये माइनस पी प्लस क्यू ये आपको प्रूव करना है और ये गिवन है आपको। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है, और कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज ए और डी निकालने की कोशिश आप करेंगे पूरा तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको वैल्यू रखते समय ध्यान देना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम पहले से लिख लेते हैं। हमें ये फाइंड करना है प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हम मान लेंगे, सीरीज एक ही है प्रत्येक केस में, तो ये हमने मान लिया जाए। अब एस पी प्लस क्यू होगा पी प्लस क्यू बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है बेसिकली ए की और डी की। ये तो ए और डी हम अलग से निकाल के रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। चलिए पहले मैं जो गिवन है उससे इक्वेशन बनाता हूँ। आपको क्या गिवन है, एस पी बराबर क्यू, इससे क्या इक्वेशन बनेगी, एस पी बराबर क्यू से यह बनेगा आपका पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। इसी तरह एस क्यू बराबर पी से क्या बनेगी, क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर गिवन है पी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से ए और डी फाइंड करके इधर रखना है। तो एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकल आएगी डी की, ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी वैल्यू के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर आप ध्यान से नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। पहले इसमें हम इस 2 को इधर ले आते हैं, पी को अपॉन में करते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 2q बटे पी आएगा यहाँ 2q बटे पी। तो इसी तरह इधर क्या मिलेगा, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 2p बटे क्यू। अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ए कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन आएगा, ये 0 और इसमें डी कॉमन लिया तो 1 1 भी कट जाएगा, p माइनस क्यू बराबर इधर 2 कॉमन है और यहाँ आएगा q अपॉन पी माइनस पी अपॉन क्यू। तो अब आगे ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे पी क्यू इंटू 2। अब माइनस बार कट जाएगा ये इससे वर्गांतर लगा के, तो क्या मिलेगी डी की वैल्यू, माइनस 2 पी प्लस क्यू इधर बढ़ जाएगा बटे पी क्यू, ये डी मिला, ये डी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2 पी प्लस क्यू बटे पी क्यू। अब हम डी रख के अगर ए निकालेंगे, इन दोनों में किसी एक में अगर हम डी रख के ए फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हम वैल्यू को थोड़ा सा हमें इकट्ठा इस तरह पुट करना है कि हमें चीज़ें कम यूज करनी पड़े। तो हम यहाँ इकट्ठा मान निकालेंगे। तो इसके लिए अगले पेज में देखते हैं और इस किस तरह से अरेंज करना है ये जान लेंगे। तो चलिए इधर कर देता हूँ। तो डी हम पा चुके हैं। अब जो फाइंड करना है उसको अरेंज करते हैं थोड़ा। तो एस पी प्लस क्यू ये फाइंड करना है। तो मैं इसको 2p प्लस क्यू बाई 2, ये तो हमें गया था p प्लस क्यू, और 2a प्लस, अब मैं पी डी और क्यू पी माइनस 1 को अलग करता हूँ, p माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यू डी, यानी मैंने p माइनस 1 को एक साथ किया है और d का गुणा कर दिया और क्यू डी को अलग कर लिया, ये इतना किया है। और इतने की वैल्यू हम पूरी इकट्ठी इक्वेशन 1 से रख सकते हैं। इतने की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या होगी, ये
ये वैल्यू 2a प्लस पी माइनस 1 2d, ये वैल्यू है 2q अपॉन पी, इधर रख देंगे। फिर हमें डी भर यहाँ रखना होगा, ए हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, तो ये ध्यान देना है। p प्लस क्यू बाई 2 कितने की वैल्यू है आपकी 2q अपॉन पी प्लस क्यू, और डी आपने ये निकाला है माइनस 2p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये अब हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। चलिए क्या कॉमन दिख रहा है इधर, ये q से q कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद t और p यहाँ बचेगा, तो 2 कॉमन है ऊपर, 2 कॉमन लेके इधर एक बार दिखा दीजिए, फिर इसको काट देंगे। ये आया LCM, तो इसका क्या रहेगा p, ये। अब इधर 2 भी कॉमन हो गया, तो जो बचेगा उसे लिखिए q और माइनस p माइनस q, ये आएगा। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, q से q, तो माइनस p अपॉन क्या बचेगा p, ये, और ब्रैकेट के अंदर है माइनस p अपॉन p, इसे भी काट दीजिए तो -1 बचेगा, और -1 का यहाँ गुणा होगा तो माइनस p प्लस q, इस तरह आएगा। यहाँ आपको बेसिकली कैलकुलेशन में ध्यान देना है कि इसको हमने किस तरह तोड़ा है, ये इसको आपको अरेंज करना है और इसकी इकट्ठी वैल्यू रख देना है यहाँ से, तो आप इसमें ए को फाइंड करने से बच जाएंगे और ए फाइंड आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन में आपको बस यही ध्यान देना है। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए कुछ एन वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो इस तरह के बनते हैं। मैं क्वेश्चन ही लेता हूँ सीधे कि यदि ए व बी का समांतर माध्य, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, यदि ए और बी का समांतर माध्य ए घात n प्लस 1 बी घात n प्लस 1 बटे ए घात n प्लस बी घात n हो, तो n का मान बताओ। एक तो इसका शॉर्टकट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और दूसरे में आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम चलिए इसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसी को देखते हैं, यानी ए और बी का आपको समांतर माध्य कितना दिया है, ये पूरा ए और बी का अरिथमेटिक मीन है, ये पूरा समांतर माध्य दिया है, और कह रहा है कि n का मान बताओ। तो यानी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, ए घात n प्लस 1 और बी घात n प्लस 1 अपॉन ए घात n प्लस बी घात n, ये किसका समांतर माध्य है, ए ओ बी का, और ए ओ बी का समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, तो ये इक्वल टू ये दिया है। तो अगर हम डायरेक्ट ही सोचें तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा n चाहिए जिसपे ये चीज़ इसके इक्वल हो जाए प्लस बी बाई 2 की इसकी। तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको n की वैल्यू। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ सोचें तो n बराबर अगर 0 रखें हैं, देखिए इधर 0 पुट करिए n बराबर, तो ये आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, n बराबर 0 रखने पे ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह के सवाल जीपी में भी बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप ये चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में ये अप्रोच आप लगा सकते हैं, चेक करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ अगले पेज में। तो इक्वेशन थी हमारी a प्लस बी बाई 2, पूरा हम n फाइंड करेंगे यहाँ से, ए घात n प्लस 1 बी घात n प्लस 1 अपॉन ए घात n प्लस ये था। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 का इधर होगा और ये इधर, तो 2a की पावर n प्लस 1 2b की पावर n प्लस 1, अब a का दोनों में होगा और इसके बाद b का दोनों में होगा। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आइए, इनसे घटा दीजिए, a की पावर n प्लस 1, ये 2a की पावर n प्लस, तो एक बचेगा, इसको यहाँ ले आएंगे, एक a बचेगा, इसी तरह एक b भी बचेगा। इधर क्या बचा, a b की पावर n और b a की पावर n। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, a घात n और b घात n वाले टर्म मिलाना। तो a घात n प्लस 1 और ये इसको आप मिलाएंगे और इसको, तो इसको हम लाते हैं
लेफ्ट और इसको ले जाते हैं राइट एरो के हिसाब से। तो यहाँ लाएंगे तो ए की पावर n कॉमन लीजिए इधर, तो ये बचेगा a और ये बचेगा b। इसको यहाँ लाए हैं कॉमन लिया, अब ये यहाँ ले जाइए, मैं एक लाइन लिख देता हूँ। चलिए ये अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, b की पावर n राइट में, क्या बचेगा a माइनस बी, a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और इंटू 1 तो यहाँ लिख ही सकते हैं। तो अब ये मिला आपको इतना। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि n बराबर 0 पे ये सेटिस्फाइड होगी, n बराबर 0 पे ए घात 0 बराबर बी घात 0, दोनों साइड इक्वल हैं। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 0, या और भी सॉल्व करना चाहें तो देखिए b घात n को हम अपॉन में लाएंगे और इधर एक होगा, एक बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको लिखेंगे a बाई बी की पावर 0, एक को हम किसी भी चीज़ पे 0 पावर लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे a बाई बी की पावर n और ये भी है a बाई बी की पावर 0। अब कंपेयर करा देंगे तो n क्या आएगा 0, ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम NCERT क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो समांतर श्रेणियों की n पदों के योग का अनुपात इतना है, तो 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। ये तो इसमें श्रेणियाँ कितनी है, दो हैं, साफ साफ दिख रहा है। दो श्रेणियों का हमें n पदों के योग का अनुपात दिया है, 5n + 4 और 9n + 6, और 18वें पदों का अनुपात पूछा है। ठीक है, 5n + 4 और 9n + 6। तो आपको गिवन है 5n + 4 और 9n + 6। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी AP के दो AP हैं, तो उनके n पदों के योग का अनुपात ये दिया है और 18 पदों का अनुपात पूछा है। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी AP में दो AP हैं, यहाँ सॉरी, चलिए शुरू से लेता हूँ। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात दो AP के n पदों का योग का अनुपात 5n + 4 और 9n + 6 है, तब 18वें पदों का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन, ठीक है, 18वें पदों का अनुपात हमें निकालना। तो इसमें दो AP हैं, ये तो कंफर्म दिख रहा है। तो चलिए दो AP है, तो पहले हम दो सर्वांतर और दो प्रथम पद मानेंगे। माना AP के, माना दो AP के प्रथम पद A1 A2 व सर्वांतर अलग अलग होंगे D1 D2 हैं। तब हमें क्या गिवन है, दोनों को n तक ऐड किया है और उसका रेशियो दिया। चलिए हम पहले के n पदों के योग को लिखते हैं। तो ये होगा n/2 2A1 + n - 1 × D1। ये कितना है
और दूसरे के n पदों का योग क्या होगा, n/2 2a2 और n-1 इंटू d2। n सेम है और AOD अलग। तो ये हमें गिवन है 5n + 4 और 9n + 6। अब इसमें सबसे पहले क्या कैंसिल हो जाएगा, ये। अब हमें 18वें पदों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 18वें पदों का अनुपात चाहिए, तो यहाँ कितने अननोन है अगर देखा जाए तो ये देखिए 1 2 4 अननोन है, A1 A2 ये, और 2 अननोन ये। तो आप इस तरह आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अलग अलग, यानी यहीं पे हमें किसी भी तरह से इधर हमें बनाना है 17वें पदों का रेशियो। इस तरह ध्यान रख के आप चलेंगे, यानी हमें जो चाहिए उसको लिख लेते हैं। हमें 18वें पदों का अनुपात चाहिए। पहली सीरीज का 18वां पद क्या होगा, A1 + 17 D1 और दूसरे का A2 + 17 D2, और ये हमें फाइंड करना है। तो हमें इधर बनाना है A1 + 17 D1 और A2 + 17 D2। तो हमें यहाँ चाहिए सिर्फ A1 और यहाँ सिर्फ A2, तो 2 का हम कॉमन लेते हैं पहले। यहीं से हमें यहाँ है पहुँचना है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ। तो 2 कॉमन लिया दोनों में, तो इधर 2 कॉमन लेने पे आएगा A1 + n-1/2 इंटू D1 अपॉन में होगा 2 A2 n-1 इंटू D2 और बराबर यही रहेगा 5n + 4 9n + 6। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब आपको यहाँ लिखना है कि 18वें पदों के अनुपात कीजिए। हमें 18वां पद चाहिए, तो लिखेंगे 18वें पदों के अनुपात के लिए क्या करेंगे। 18वें पद के लिए इधर हमें क्या लिखना चाहिए, इधर हमें बनाना है 17, इधर ये इधर 17 बनाना है, इधर 17 बनाना है, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह 17 रखेंगे, हमेशा इसी तरह बनेगा सवाल। तो n-1/2 होगा आपका 17 रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और n यहाँ से फाइंड करेंगे तो 34 और 35, n की वैल्यू क्या होगी 35, n-1/2 17 था, ठीक है, बता दीजिए। तो n आएगा 35। अब हम n की वैल्यू 35 और यहाँ सीधे 17 रखते हैं, तो चलिए इधर आएगा, तो ये क्या आएगा 35, अगले स्टेप में कर देते हैं, या सीधे ऐसा करिए इधर रख दीजिए, चेक हो जाएगा 35, 5 × 35 + 4 और 9 × 35 + 4, ये आप सॉल्व कर लेंगे। इधर रख देंगे और इधर भी रखेंगे तो ये 17 बन जाएगा, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा। अब AP की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में समझा देता हूँ जो खास प्रॉपर्टीज हैं AP की। तो चलिए AP के कुछ प्रॉपर्टी गुण, ठीक है। तो हम एक जनरल AP लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि यदि AP में प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ दें या कोई संख्या घटा दें, यदि AP में प्रत्येक पद में कोई राशि या कोई संख्या जोड़ें या घटाएं, तो AP में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AP कैसी रहती है, अनचेंज, यानी वो AP ही रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। इस तरह की प्रॉपर्टी है। और जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि किसी AP में आदि व अंत से समान दूरी वाले पदों का योग सदैव समान रहता है। क्या मतलब हुआ इसका, आदि मतलब बिगिनिंग और अंत मतलब लास्ट। इन एनी AP the derived term from end और derived term from beginning और they have the sum equal। तो इसका मतलब ये है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कोई श्रेणी है 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह। अब चलिए इतना ही ले लें, तो 21 और 5 यानी अंत से पहला
हम मान रहे हैं कि इतनी 21 तक श्रेणी है और शुरू से पहला ये कितना आएगा आपका 21 और 3 को ऐड करेंगे 24 आएगा, और 5 और 19 को ऐड करिए ये भी 24 आएगा, 7 और 17 को ऐड करिए ये भी 24 आएगा। तो इस तरह ये सहम होता है हमेशा, यानी आदि और अंश से समान दूरी वाले पदों का योग सदैव समान होता है। इससे कभी कभी पेयर आपको बनाने पड़ते हैं, ये योग हमेशा इक्वल आएगा, इन जनरल भी आएगा, तो आप इससे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एपी की 3 संख्याएं 4 संख्याएं माननी हो तो क्या मानते हैं, और साथ में जीपी की भी, तो दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि जीपी भी अभी पढ़ना है आपको। उसके पहले मैं जीपी के आपको सूत्र लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जब रेशियो सेम रहे, यानी कोई सीरीज इस तरह हो कि अगले टर्म में पहले वाले टर्म का भाग देने पर सेम राशि बचे, ये इस फॉर्म में हो, तो ये जीपी कहलाती है। यहाँ पे ए होता है प्रथम पद और आर होता है सर्वान पद, तो ये जीपी है। और जीपी का nth टर्म भी हम यहीं से जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ हमारा घात 0 ले सकते हैं, ये पहला टर्म था, ये दूसरा था, यहाँ 1 पावर है, तीसरे में 2 पावर है, चौथे में 3 है, तो जो nवां पद होगा इसमें पावर 1 कम होगी, और वो कम क्या होगी n-1। तो ए पी का जो nth टर्म है ये होता है ए आर घात n-1, और अगर लास्ट टर्म दिया है तो इसी टी एन को हम एल भी ले सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ m टर्म्स होता है n पदों का योग, ये तो nवां पद है, अब n पदों का योग, तो ए पी में n पदों का योग होता है a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1, और माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो यही आप ये भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ए पी से ही मिलती जुलती रहेंगी, बस ये 2 चीज़ें बदलेंगी, तो ये जीपी होती है। अब मैं 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म की बात कर रहा हूँ, ये पी जीपी में लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये तब लिए जाएंगे, तो ये इसको बताते हैं, ये टर्म तब लिए जाएंगे एपी में अगर क्वेश्चन बना, यदि एपी में 3 से ज़्यादा संख्याएं हैं और उनका सम दिया है तो मानेंगे, और जीपी में गुणनफल दिया है तब मानेंगे ये संख्या। तो चलिए मैं सीधे सीधे दोनों की लिख देता हूँ, ये एपी के लिए और ये जीपी के लिए। तो सबसे पहले एपी की 3 संख्याओं की अगर बात हो रही हो तो क्या मानते हैं, ये देखना है। 4 संख्याएं की बात हो रही हो तो क्या मानना है, और 5 संख्याएं, इतना आपको याद रखना है। तो ए पी की 3 संख्याएं होती हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। इनकी खास बात क्या है कि ये ऐड करने पर डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू निकल आएगी क्वेश्चन में। 4 होती हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। क्रम का भी यहाँ आपको ध्यान देना, ये क्रम अगर ये दूसरा टर्म है तो ये दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा है, चौथा है, पहला। तो क्रम अगर ध्यान नहीं देंगे तो श्रेणी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बनेगा दूसरे चौथे का गुणनफल, पहले चौथे का गुणनफल, तो आपको इसी क्रम से लेना होगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप इससे इसको घटाएं तो डी आएगा, इससे डी आएगा, इधर 2D आएगा, ए पी है सेम आना चाहिए। और 5 टर्म मानते हैं ये, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये 5 संख्याएँ मानते हैं ए पी। इसी तरह जीपी में है, तो जीपी में 3 होंगी आपकी, ए अपॉन आर, ए आर, ये 3 होंगी। और 4 संख्याएँ इसमें होंगी, ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर। और अब आती हैं 5, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर और ए आर, सॉरी पड़ेगा, ए आर स्क्वायर। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें भाग देंगे तो आर आएगा, यहाँ भी आर आएगा, तो ये कहीं ठीक है आपका। तो आपको ये 3 संख्या हैं आपकी ए पी की, ये ए पी की 4 है, ये ए पी की 5 है। इसी तरह ये जी पी की 3 है, ये 4 है और ये 5, इन्हें याद करेंगे आप। खासकर जब इसमें आप तब इन्हें मानेंगे जीपी में जब आपका इनका गुणा की बात हो रही होगी कि 4 संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल इतना है, और इसमें हम तब मानेंगे जब इनका योग दिया होगा, तब हमें ज़्यादा फायदा होगी। क्योंकि योग करने पे यहाँ डी कैंसिल है, तो यहाँ गुणा करने पे आर कैंसिल हो रहा है। देखिए किसी भी
तीन वाली लेंगे आप, गुणा करिए तीन वालों का तो आर कट रहा है, इधर भी गुणा करेंगे आर कट रहा है, तो हमें इससे वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। तो आपको 3 4 5 ये जीपी के हैं और ये एपी के हैं, आपको याद रखना होगा। चलिए कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन है कि जीपी में आगे बढ़ने से पहले मैं अनंत पदों का योग भी आपको बताना चाहूँगा, तो उसको ज़रा देख लीजिए। जीपी के एन पदों का योग, ये तो आपने पढ़ा है, वह अनंत पदों का योग, इसके बाद हम अनंत का निकालेंगे। एपी में अनंत का योग संभव नहीं होता, अनंत यहाँ भी किसी खास कंडीशन में संभव होगा, वही हम बात करना चाहते हैं। पहले हम एन निकालेंगे फिर उसको निकालेंगे आर पदों को, तो कंडीशन क्या रहेगी जरा इसको ध्यान देंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई भी क्वांटिटी है उस पर इन्फिनिटी पावर लगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग वैल्यू की हम बात करें तो दो वैल्यू मिलेंगी। अगर ए एक से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और अगर ए एक से छोटा है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। यानी मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर इन्फिनिटी, 3/2 की पावर इन्फिनिटी और 5 की पावर इन्फिनिटी, इन सब की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, टेंडिंग वैल्यू सब एक से बड़े हैं। देखिए इसकी इन्फिनिटी पावर है तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी इन्फिनिटी, बहुत अधिक वैल्यू। अगर एक से छोटा है ये, यानी इसी को मैं लूँ 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2/3 की पावर इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यू जीरो आएंगी, क्योंकि एक की पावर अनंत एक ही रहेगा और 2 की पावर इन्फिनिटी ये इस फॉर्म का बन जाएगा, और 1/इन्फिनिटी की टेंडिंग वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका ध्यान रखते हुए ही हम अनंत पदों का योग निकालते हैं इस वाले से। ए ग्रेटर देन 1 तो ये, और ए लेस देन 1 तो ये आएगी वैल्यू। ए यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है, अभी ए की जगह यहाँ रहेगा, ए आप प्रथम पद नहीं समझेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ भी होगी, हम कोई क्वांटिटी ले रहे हैं, एक केस में एक से बड़ा है और केस में एक से छोटा। चलिए एन पदों के योग से ही हम अनंत का निकालेंगे। एन पदों का क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर घात एन बटी 1 माइनस आर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आर की पावर एन में एन अगर हम इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएं तो आर की पावर इन्फिनिटी आएगा ही, और आर की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू अब दो प्रकार से चेंज हो सकती है। वो दो प्रकार कैसे हैं, आर की पावर इन्फिनिटी, तो अगर आर एक से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और अगर आर एक से छोटा है, जो बात हमने यहाँ की थी, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो एक से बड़ा जब आर होता है तो ये हमें अनंत पदों का योग पॉसिबल नहीं। यानी हम ये करना चाह रहे हैं कि एन पदों के योग में एन इक्वल टू इन्फिनिटी रखकर हम एस इन्फिनिटी निकालना चाह रहे हैं, अनंत पदों का योग, ठीक है। तो अनंत पदों का योग तभी संभव होगा जब ये आर लेस देन 1 होगा, क्योंकि इसे हमें जीरो लेना, अनंत में तो हमेशा अनंत या माइनस अनंत आएगा, तो इस पर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे सीधे, तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, इसमें रखते हैं टेन टू इन्फिनिटी हर जगह, यहाँ एन है 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। अब आर अगर एक से छोटा है तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो कब होगा, ये टर्म जीरो तब होगा जब आर एक से छोटा है। तो आर एक से छोटा है तो जीरो हो जाएगा, उस केस में एस इन्फिनिटी आएगा आपका ए अपॉन 1 माइनस आर। यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आर एक से छोटा होगा। इनफैक्ट मॉड आर होता है इसमें, या हम ये कहें कि आर बिटवीन -1 to 1, आर आपका -1 से 1 के बीच, यानी एक से छोटा हो -1 से बड़ा, इन दोनों केस में ही वैलिड होगा, ठीक है। इसको मॉड आर कह सकते हैं, मॉड आर लेस देन 1, आर लेस देन -1, आर ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। एम संख्याओं को एक व 31 के मध्य रखने पर एम क्वांटिटी है और एक व 31 के बीच में
रखते हैं। रखने पर एक समांतर श्रेणी है और सातवीं और एमवीं का अनुपात इतना है, तो एम बताइए। तो चलिए एम संख्याओं को रखा जाता है 1 और 31 के बीच, ठीक है। 1 और 31 के बीच 7 संख्या है। चलिए इधर लगा देते हैं। तो एक है एक टर्म और एक है 31। इनके बीच कितनी संख्याएं रखी हैं? एम, यानी A1 A2 A3 AM, एम ये क्वांटिटी रखें। सातवीं और m-1वीं का अनुपात इतना है। सातवीं क्या होगी? A7 और m-1वीं क्या होगी? AM-1। ये होगी आपकी, इनकी वैल्यू रख दीजिए। सातवीं की वैल्यू होगी A+7D और m-1वीं की, बस यही d का गुणांक बनेगा, ये A+m-1 × d, ये वैल्यू आएंगी। और ये हमें गिवन है 5/9। तो इन्हें इक्वल करा के हम डी रखते हुए क्या निकालेंगे यहाँ से? एम, ठीक है। सातवीं और m-1वीं का मान दिया, तो इसको हम लगाते हैं आगे। देखिए तो 1 और 31 था, 130 कितनी रखनी है इनकी भी? एम। और हमें गिवन है कि सातवीं और m-1वीं का रेशियो दिया है आपका 7/, 5/9। ये रेशियो गिवन है 5/9। अब आपको फाइंड करना है एम की वैल्यू, ठीक। तो ये माध्य पथ पे गए थे क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। 1 और 31 के बाद कितनी रखी है? एम। सबसे पहले प्रथम पर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 31, ये हमेशा पता रहेंगे हम। और पदों की संख्या होगी, एन का मान होगा m+2। भाई दो राशियाँ थी एम और आपने रखी हैं, ये कितनी संख्या है? एम। तो 2 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कुल टर्म हो गए m+2। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं इस लास्ट टर्म से। चलिए L = होगा 1+, ये तो फॉर्मूला है, n-1 × d। L की वैल्यू 31, A की वैल्यू 1 और n की वैल्यू है m+2। तो यहाँ आएगा तो 30 बचेगा, अपॉन में आएगा m+1, ये d आ गया। अब हमें ये A और D की वैल्यू इधर रखनी है। अब हमें सातवां और इसका यूज करना है, यहाँ से हमें m फाइंड करना है। तो सातवां पद श्रेणी का कौन सा पद होगा? 8वां। उससे A7 की वैल्यू क्या होगी? इसी को खोलते हैं, A+7D और ये होगा A+m-1 × d, ये बराबर है 5/9। अब A और D रख के हम फाइंड करेंगे। A कितना है? 1 और D है आपका 30/m+1 अपॉन m-1, यहाँ की वैल्यू रखी 1+m-1 और D की वैल्यू है 30/m+1 बराबर 5/9। अब एलसीएम कैंसिल होगा और यहाँ लिखिए एलसीएम देखिए, तो आएगा m+1 + 210 अपॉन m+1 और 30m-30 = 5/9। ये हो जाएगा 211, m+211 बटी 31m-29 बराबर 5/9। अब हमें m फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 9m 9 9 18 और इधर आएगा 155m -145। अब हम आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आपको बस अरेंज करके हम निकालेंगे, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन बनता है बहुपद की भुजाओं की संख्या वाला। चलिए देखते हैं। यदि किसी बहुभुज का सबसे छोटा कोण 120 अंश व सर्वांतर 5 अंश, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। ये भुजाओं की संख्या बताओ। ये सबसे छोटा कोण भी इसे कहा जा सकता है। तो अब हमें बहुभुज की भुजाएं हम n मान लेंगे, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा सीधे। तो माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या n, मानना n भुजाएं, ठीक। तो n भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू पाई। ये आपने पढ़ा है। पाई को तोड़ लेंगे आप अंश में, क्योंकि इधर वैल्यू किसमें दी है? अंश में है, ये दोनों वैल्यू। तो आप इसको लिख लेंगे 180 अंश। ये SN हो गया। और a कितना दिया है यहाँ? जो सबसे छोटा कोण है फर्स्ट टर्म, यही a है। और d कितना है? 5 अंश। और n आपको फाइंड करना है। तो अब हम सीधे सूत्र लगाएंगे और n फाइंड करेंगे। तो जो सबसे छोटा कोण है ये पहला बन जाएगा, और ये सर्वांतर यहाँ 5 दिया सीधे सीधे। तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN है आपका n/2 इंटू 180 बराबर n/2 2 इंटू 120 अंश n-1 इंटू 5 डिग्री। अब हमें यहाँ से n फाइंड करना, क्वाड्रेटिक बनेगी। पहले तो आप इस दो यहाँ से इन दोनों से 5 कॉमन लीजिए। इससे और 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 यहाँ आएगा, और इस 5 से ये काट लीजिए 36 बार, और ये कटेगा यहाँ 36, और 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो ये अपना आएगा 72। और इधर बचेगा n, और 5 यहाँ से कॉमन लिया गया है, ये आएगा 48, 24 बचेगा, और इधर बचेगा आपका n-1। तो इसका भी मल्टीप्लाई करिए, तो 72 n-144 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 47 n। अभी क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद भी अभी हमें थोड़ा सा इसमें देखना है। दो वैल्यू आएंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा आंसर सही है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो फिर हमें ये देखना होगा कि बहुभुज का कोई भी कोण 180 अंश से बड़ा नहीं हो सकता। उस आधार पर एक वैल्यू फिर निगलेक्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक यहाँ बनेगी जो वो होगी n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो इसको अभी फिर सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 144 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, अब 9 कॉमन लेंगे, तो n की दो वैल्यू होगी 9 और 16। अब दोनों वैलिड हैं और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, भुजाओं की संख्या दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब हमें NH टर्म से चेक करना होगा, यानी NH एंगल हम निकालेंगे इसका, और वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। जब जिसके लिए Tn 180 से ज़्यादा होगा वो छोड़ देंगे। a कितना था? 120, n वेरी कर रहा है, और d कितना? 5। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, 5 यहाँ घट जाएगा, तो 115 प्लस 5n, ठीक, इसमें रख दीजिए। तो इसमें हम n की दोनों वैल्यू रखेंगे। एक बार n रखेंगे 9, यहाँ 9 रखेंगे n, तो 115 प्लस 45, और n बराबर एक बार रखेंगे 16, यहाँ 115 प्लस 80, तो ये आएगा 195। तो 180 से बड़ा है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका ले लिया जाएगा मान। तो सही आंसर होगा इसका n बराबर 9, क्योंकि इसके लिए 180 से कम है और इसके लिए ज़्यादा है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 9।